भाइयों और बहनों, आज मैं अजीत नायक ये एक सेशन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग पशु सखी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और पशुपालक फार्मर्स हैं, जो लोग पशुपालन करते हैं। मुख्यतः गाय, बैल, मुर्गी और बकरी, भेड़ इस सब का पालन करते हैं। ये जो पशुपालन है, इसमें आप लोग कुछ इसका किस तरीके का उसका पाचन क्रिया पद्धति है, और ये पाचन क्रिया पद्धति ये पशु में गाय, बैल, भेड़, बकरी में किस तरीके का काम करता है, कौन पाचन कराने में इनको मदद करते हैं, और जो भी वो मदद करते हैं उनका इम्पोर्टेंस ये बैल, बकरी, भेड़ में क्या है, ये सब के लिए ये सब टॉपिक्स को आज हम ये सेशन में कवर करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक कंसेप्ट या नॉलेज लेवल में ये सेशन में कुछ एक समझ बढ़ेगा, जिसका कि आप लोग उपयोग करेंगे अपना अपना क्षेत्र में काम करने के लिए, पशुपालक भाइयों को समझाने के लिए। क्योंकि खुद अगर एक समझ आप लोगों का रहेगा तो उसी काम अच्छा तरीके से गांव में आप लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला ये जो सेशन है, इसको हम 6 पॉइंट्स में कवर करेंगे। एक है कि जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रक्रिया। ये जानवर जब हम बोल रहे हैं, इसमें हम सभी तरह का जानवर का बात करेंगे, ह्यूमन का भी बात करेंगे। हालांकि हम लोग ये जो जुगाली करने वाले जानवर, इनका अंदर में वेरियस कैटेगरी है, वेरियस डिवीजन है। एक डिवीजन होता है जुगाली करने वाले जानवर, जिसको कि हम लोग रूमिनेट्स बोलते हैं, गाय, बैल, भेड़, बकरी। ये कैसे अलग होते हैं बाकी सब जानवर से, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसी हिस्सा में उनका खान पान से, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कोई भी प्राणी, कोई भी जीव को क्या पोषण, क्या न्यूट्रेंट क्या क्या ज़रूरत होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो कि खान पान से उस जानवर को मिलता है। और ये जो पोषण है, ये जो न्यूट्रिशन है, जो कि जानवर को चाहिए, मान लीजिए जुगाली करने वाला जानवर को चाहिए, वो कौन दिलाता है? क्या खाना खा लेने से अपने आप हो जाता है, या तो उनका सिस्टम में, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनका जो स्टोमक है, पाकस्थली जो बोलते हैं, उसमें ऐसा कोई जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लोग मदद करते हैं अच्छी तरीके से ये जो जानवर को पोषण मिले। तो यह पोषण, जो भी पोषण चाहिए, यह पोषण चारा से जानवर को मिलता कैसा है, ये इसमें रोल ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया, फंगाई, फंगस और जो भी प्रोटोजुआ होते हैं, ये और ये जो एनिमल्स, ये जो जानवर हैं, ये इनके बीच में किस तरीके का एक
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे का मदद से ग्रोथ होना, बढ़ावा होना, बढ़ना और हेल्दी रहना। इस सिम्बायोटिक का ऑपोजिट आप लोग जानते होंगे, हम लोग जिस तरीके का बोलते हैं कभी कभी कि जो परजीवी। सिम्बायोटिक का मतलब है सहजीवी, एक दूसरे को मदद करना, और उसका ऑपोजिट हो जाता है परजीवी। इसमें होता है कोई एक पर्टिकुलर जीव दूसरा जीव से एक्सट्रैक्ट करता है, लेता है और उसको हानि पहुंचाता है। दूसरा को हानि होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को हानि होता है। आप लोग सब लोग जानते हैं, इसमें हम लोग कीड़ा, कृमि, बाह्य परजीवी, अंत परजीवी को हम लोग परजीवी बोलते हैं, वो अलग है। लेकिन इसमें ये जो शरीर के अंदर में स्टोमाक में जो माइक्रोब्स रहते हैं, ये अच्छे, ये लाभदायी माइक्रोब्स होते हैं। वो जानवर का सहजीवी रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये जो रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवर हैं, इसमें किस तरीके से क्या सब करना है, क्या सब नहीं करना है, जिसके चलते ये जो माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ हैं, अच्छा तरीके से वो लोग भी जिंदा रहेगा, उनको भी अच्छा तरीके से न्यूट्रिशन और सारे एनर्जी सब मिलेगा। जिसके चल क्या करेंगे, ह्यूमन का सही परिचालना क्या है, ये 4-5 टॉपिक्स के बारे में अगर जानेंगे तो ये सेशन में हम लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसमें कि ये माइक्रोब्स और जानवर अच्छा तरीके से एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, एक दूसरे का बढ़ोतरी होगा। तो ये एक आज का हम लोग बातचीत में, प्रक्रिया में रख रहे हैं। तो हम जैसे बोल रहे हैं जानवर या एनिमल्स, ये एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये मुंह से लेकर के आनस, जहाँ पर मल द्वार, जहाँ पर आपका मल निकलता है, ये पायखाना जो निकलता है, ये सिस्टम को मुंह से लेकर के मल द्वार में जो भी कड़ियाँ, जो भी ऑर्गन्स, जो भी अंग जुड़े हुए हैं, इसको पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रक्रिया का एक ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब मिल करके, जैसे मुंह हो गया, श्वास नली हो गया, श्वास नली नहीं, खाद्य नली हो गया, उसके बाद फिर स्टोमक आता है, फिर इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल, लार्ज, ये सारे चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का सारे चीज़ अभी हम लोग नहीं जानने वाले हैं। हम लोग इसका ये जो मुख्य जो एक उसका अंग होता है, जिसको कि स्टोमक बोला जाता है, पाकस्थली या स्टोमक, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। और ये जो स्टोमक होता है, ये अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग जानवर होता है, जिसमें कि ये स्टोमक में कभी एक ही चैम्बर होता है, एक थैली, एक उसको आप लोग कंपार्टमेंट बोल सकते हैं या चैम्बर बोल सकते हैं, एक होता है। तो उसको बोलते हैं मोनोगैस्ट्रिक या सिंगल स्टोमक। सिंगल
सिंगल मतलब या मोनो मतलब सिंगल, और गैस्ट्रिक का मतलब है चैम्बर, इसका मतलब हो जाता है चैम्बर। तो मोनो गैस्ट्रिक या सिंगल स्टोमक, क्या क्या प्राणी में, क्या क्या कौन कौन सा प्राणी में ये होता है? ये आदमी में होता है, हम लोगों में होता है सिंगल स्टोमक या तो मोनोगैस्ट्रिक। उसके साथ पिग, सुअर, डॉग कुत्ता, बिल्ली, रैबिट और एलिफेंट, टाइगर, ये सब प्राणी में सिंगल स्टोमक होता है, या तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोगैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें थोड़ा ये ध्यान दीजिए, इसमें बहुत मांसाहारी और शाकाहारी, ये और एक अलग डिवीजन है। मांसाहारी जैसे हो गया, मान लीजिए आपका टाइगर, और शाकाहारी एलिफेंट, रैबिट, पिग, डॉग भी हो गया आपका मेन करके मांसाहारी। ह्यूमन बीइंग, ये दोनों मांसाहारी शाकाहारी। तो ये दोनों कैटेगरी आ सकता है, ये जो भी सिंपल स्टोमक या तो मोनोगैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जब आएंगे, इसमें तो एक स्टोमक रहता है, सभी में एक स्टोमक रहता है, लेकिन मोनोगैस्ट्रिक या सिंपल स्टोमक में एक चैम्बर रहता है, सिंगल चैम्बर रहता है, एक चैम्बर रहता है। उसके बाद एक स्यूडो रूमिनेंट और एक कैटेगरी डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, स्यूडो रूमिनेंट। रूमिनेंट, ये जो स्यूडो रूमिनेंट हैं, ये रूमिनेंट जैसे होते हैं, इनका पाचन प्रक्रिया रूमिनेंट जैसे होता है। रूमिनेंट क्या है हम अभी आएंगे। तो लेकिन इसमें इनका 3 चैम्बर होता है स्टोमक में। ये स्टोमक जो होता है, एक में हो गया 1 चैम्बर, एक में हो गया 3 चैम्बर, एक में हो गया 4 चैम्बर। ये जो स्टोमक, ये हो गया मोनोगैस्ट्रिक, उदाहरण है कि ह्यूमन बीइंग, और बहुत सारे जानवर का भी मैं बोला, जो कि दोनों शाकाहारी मांसाहारी कैटेगरी में आ सकते हैं। ये जो दूसरा, ये पहला, ये दूसरा हो गया स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है, एक इंग्लिश टर्म है। स्यूडो का मतलब है वैसे जो कि एक्चुअली नहीं है, लेकिन उसी तरीके का उसका हाव भाव होता है, तो इसीलिए उसको स्यूडो बोलते हैं। इसको मतलब फॉल्स भी बोला जा सकता है, फॉल्स, झूठा। तो स्यूडो रूमिनेंट, ये इनका 3 होता है चैम्बर। और जो तीसरा कैटेगरी है, इसमें 4 चैम्बर होता है। ये देखिए 4 चैम्बर लिखा गया है, ये हो गया रूमिनेंट्स, ये रूमिनेंट्स। तो ये जो मोनोगैस्ट्रिक में, और एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, उदाहरण ह्यूमन आदमी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, रैबिट, हाथी, टाइगर, ये सारे आते हैं मोनोगैस्ट्रिक। दूसरा कैटेगरी हो गया स्यूडो रूमिनेंट्स। इसमें मुख्यतः ऊंट आता है, कैमल, जिसका कि 3 चैम्बर होता है। ये दोनों को, जिसका कि मोर देन 1 चैम्बर है, इसको
कंपाउंड स्टोमक भी बोलते हैं। और जो 3 नंबर में कैटेगरी आ रहा है रूमिनेंट्स, जिसका कि 4 होता है चैम्बर, 4 ठो कंपार्टमेंट होता है, इसको रूमिनेंट्स बोला जाता है। रूमिनेंट्स में और एक चीज होने का उसका लक्षण है कि इसका जो खुरा होता है, खूर होता है, वो खूर डिवाइडेड होता है। आप देखे होंगे बकरी, भेड़, गाय, बैल और मवेशी, हिरन, ये सब रूमिनेंट कैटेगरी में आते हैं। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, रूमिनेंट या जुगाली करने वाला जानवर, जिसके आज हमारा सब्जेक्ट है या जिसके ऊपर हम लोग लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हैं, उसका ये 2 होना चाहिए उसका लक्षण। एक तो है कि उसका जो स्टोमक है, स्टोमक में 4 कंपार्टमेंट होना है, और उसका जो खूर है, खूर डिवाइडेड होना चाहिए, 2 फाल होना चाहिए उसका खूर। इसमें जो कैटेगरी आते हैं एनिमल, गाय, बैल, मवेशी, भेड़, बकरी, हिरन, जिराफ, ये सब मुख्यतः आते हैं। तो हमारा काम का जो जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि पालतू जानवर, जुगाली करने वाले पालतू जानवर, गाय, मवेशी, सीप, भेड़, ये 4 प्रजाति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोगों को समझना ज़्यादा जरूरी है। जो स्यूडो रूमिनेंट होता है, जैसे कैमल, वो भी जुगाली करते हैं, इसीलिए उनको तो स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। लेकिन रूमिनेंट में जो 4 होता है और उनका जो खूर 2 फाल होता है, कैमल में वो नहीं होता है, वो रूमिनेंट जैसे होता है, इसीलिए उसको स्यूडो रूमिनेंट बोला जाता है। उसमें 3 चैम्बर होता है और रूमिनेंट में 4 चैम्बर होता है, स्टोमक का, पाकस्थली, और खूर का भी होना है इस तरीके का 2 फाल, जो कि कैमल का नहीं होता है 2 फाल। तो ये हम समझ रहे हैं कि एक धारणा आ गया कि हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब जो मांस खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों मांस और शाकाहारी खाते हैं, साग सब्जी से लेकर के दाल, पत्ती, भूसा, ये सब शाकाहारी खाद्य है, ये खाते हैं। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सारे शाकाहारी जो कि पत्तियां, घास, दाल खाते हैं, ये सारे जो भी हैं, ये सारे क्या रूमिनेंट हैं? क्या सोच रहे हैं? जो भी दाल, पत्ता, घास, भूसा या दाना, धान, गेहूं, बाजरा सब खाने लगेगा, वो क्या रूमिनेंट्स कहला जाएगा? नहीं, क्योंकि आप जैसे बताया गया पहले सेशन में कि इसमें डिफरेंट कैटेगरी है। एक तो है कि मोनोगैस्ट्रिक, जिसमें कि सुअर, हाथी, आदमी, ये सब आएंगे। उसका जो बाद है एक हमारा स्यूडो रूमिनेंट्स, जो कैमल, ऊंट है, वो आएगा। तो वो भी रूमिनेंट्स नहीं है, लेकिन वो भी खाता है, ग्रेन्स खाता है, और दाना के साथ बाकी घास चारा भी खाता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट, जिस एनिमल, जानवर के ऊपर हम लोग, हमारा इंटरेस्ट है, हम लोग काम कर रहे हैं, वो हो गया गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये मवेशी, ये कैटेगरी जो रूमिनेंट कैटेगरी में आते हैं, जिनका कि 4 कंपार्टमेंट स्टोमक का होता है और खूर 2 फार होता है। तो ये है
इनको ही हम लोग रूमिनेंट्स एनिमल या मुख्यतः जुगाली करने वाला जानवर हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये एक लेवल में समझ में आ गया तो अभी हम लोग ये कवर करते हैं कि होता क्या है, पोषण क्या होता है। अच्छा, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने से लेकर के खाना पचाने तक ये 3 सिस्टम होता है, 3 स्टेप्स होता है। एक स्टेप्स हो गया खाना को खाना। ये जुगाली जानवर एक्चुअली जो खाना खाते हैं उसको निगल जाता है, निगलना बोलते हैं, निगलना, स्वालो, निगलना, इंग्लिश में स्वालो, या तो फिर उसको इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन, INGESTION। ये है पहला स्टेप, जो कि एक हड़बड़ी में जो सामने में मिल गया उसका खाने लायक, उसको पहले से निगल जाओ। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें पचाना या पचना, डाइजेशन। तो ये डाइजेशन एंड तीसरा स्टेप जो होता है एब्जॉर्प्शन, शोषण, परिशोषण, शोषण नहीं, ये हो जाएगा परिशोषण, एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब होता है कि जो भी न्यूट्रिशन डाइजेशन के माध्यम से, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के माध्यम से निकला उसको ब्लड में घुल मिल जाना और फिर आगे शरीर का प्रक्रिया में भाग लेने में उसको मदद करना, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो ये 3 स्टेप्स होता है। एक निगलना, दूसरा पचना, डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो ये अभी हम लोग इसको हटाते हैं, जो चीज़ का हमारा मोटा मोटी बातचीत हो गया उसको हटाते हैं। और अभी हमारा है पोषण क्या होता है। पोषण, न्यूट्रिशन, ये हमारा मुख्यतः सभी में ये न्यूट्रिशंस होता है। एक तो सबसे जो न्यूट्रिशंस जिससे कि हमको एनर्जी मिलता है, शक्ति, इसको उड़िया में लिख दिया, इसको शक्ति, शक्तिसार, जिससे कि हमको एनर्जी मिलता है। ये शक्तिसार, मेरा स्पेलिंग ठीक नहीं है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, कार्बोहाइड्रेट्स CARBO हाइड्रेट TE और फैट्स इससे मिलता है। ये ऐसे उसको कर सकते हो। फैट से एनर्जी मिलता है, शक्तिशाली मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है सब लोगों को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो भी दाना हुआ, या तो जो भी
पत्ता हुआ, दाल हुआ, घास हुआ, ये सब से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और ये फैट्स है, तेल जैसा चीज़, खली, खाल हो गया, कोई सीड हो गया, ये सब से फैट मिलता है। तो पहला जो कि शक्ति, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि एनर्जी, शक्ति, एनर्जी, ये पहला रिक्वायरमेंट हो बोल सकते हैं। ऐसा पहला दूसरा नहीं है, बट सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए ये चाहिए। कितना अमाउंट में चाहिए, कैसा क्या है, फिर आगे हम बताएंगे। 2 नंबर में इसको हम लोग बोलते हैं पुष्टि सार। अच्छा, ये शक्ति सार, ये फैट्स को स्नेह सार भी बोला जाता है। स्नेह सार ये है कि नहीं हिंदी में मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन ये उड़िया टर्म में तो बोला जाता है। ये पुष्टि सार, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन। ये दूसरा महत्वपूर्ण पोषण है। अभी हम लोग पोषण क्या है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और 3 नंबर में हम लोग इसको एक कैटेगरी में रख देते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन। ये मुख्य आप लोगों का सभी के लिए, इंक्लूडिंग जानवर, इंक्लूडिंग जुगाली करने वाला जानवर, ये मुख्य पोषण है। ये तो इसको ऐसे कोई परसेंटेज में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत कैटेगरी होता है। मिनरल्स में आपका माइक्रो मिनरल्स होता है। सबका शरीर गठन में, शरीर प्रक्रिया में उसका बहुत अहम योगदान होता है। ये पुष्टि सार जो है, जो भी खाना एक दिन में खा रहा है एक जानवर, उस खाना में 14 से लेकर के 18-20% तक का ये होना चाहिए। ये जब भी परसेंटेज का हम बोल रहे हैं, ये और एक कॉन्सेप्ट है ड्राई मैटर, शुष्क तत्व। ये इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी खाना चारा में से अगर जो भी उसका पानी अंश है उसको निकाल देते हैं कोई भी प्रक्रिया से, मान लीजिए सन ड्राई कर दिए या कोई भी सोलर ड्राई कर दिए, तो जो भी निकल जाता है और जो सूखा अंश बचता है टोटल, उसको ड्राई मैटर बोला जाता है, शुष्क तत्व। तो उसी शुष्क तत्व ड्राई मैटर में 14 से 20% आपका प्रोटीन, पुष्टि सार होना चाहिए। और उसी तरह का ये जो एनर्जी, ये ग्रेटर देन 65% होना चाहिए। तब जाकर के इसको, ये जो जानवर है, इस जानवर को सही मात्रा में शक्ति और सही मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग जब भी बात करते हैं अच्छा खाना और सफिशिएंट खाना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जब भी बात होता है खाना का गुणवत्ता और इसका मात्रा, ये जो क्वालिटी और क्वांटिटी, ये जो चीज़ है, ये दोनों फुलफिल होना चाहिए। ये कितना मात्रा होना चाहिए, ये सारे चीज़ हम हो सकता है कि अगला वीडियो बनाएं, लेकिन
आप भरपेट खाना नहीं दोगे तो भी उसको सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। जो खाना दोगे उसमें सही मात्रा में क्या 65% से ज़्यादा एनर्जी है, सही मात्रा में क्या प्रोटीन 14 से 20% के बीच में है, ये डेली जो भी मात्रा उठा रहा है, यही हमारा सबसे बड़ी इसमें क्या बोले, ये कमी है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग मान लिए हैं कि ये जो जानवर हैं, ये जो एनिमल्स हैं, इनको बचा कुचा कुछ भी चीज़, अगर चावल है तो चावल हम खाए, चावल का छिलका वो खाए, अगर तेल है, तेल का बीज है तो तेल हम खाए, तेल का खल वो खाए, और इस तरीके का कोई भी साग सब्जी है तो मेन चीज़ आदमी मनुष्य खाए और बाकी छिलका और पत्ता वो खाए। तो ये जो वो तो उनका एक गुण है जिसके चलते वो खा करके सरवाइव करके बढ़ते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं, उसका संख्या भी बढ़ता है। लेकिन उसी में अगर कमी हो गया ये चीज़ का, शक्तिसार जहाँ से एनर्जी मिलता है और पुष्टिसार जहाँ से उनका बढ़ोतरी होगा, बढ़ेगा, अपना मसल्स होगा, मांस होगा, मिल्क, खीर होगा, दूध होगा, ये सब जहाँ से वो नहीं मिलेगा ऐसे खाना, तो पेट भी नहीं भरेगा, सफिशिएंट मात्रा नहीं होगा और गुणवत्ता अच्छा नहीं होगा, तो ये उसका वेट नहीं बढ़ेगा, दूध नहीं देगा। और शरीर क्रिया जो तरह तरह का शरीर क्रिया है, जैसे छोटे से वो बढ़ेगा, बड़ा होगा, फिर उसका प्रजनन साइकिल में वो एंटर करेगा, फिर प्रोडक्शन होगा, बच्चा देगा, दूध देगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें में वो पिछड़ेगा। मतलब वो जितना परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक साल में कोई भी एक ब्लैक बंगाल का गोट पकड़ लीजिए कि 15-17 किलो, 18 किलो, 20 किलो तक होना चाहिए, और उतना नहीं होगा, 10 किलो, 8 किलो, 12 किलो होगा, तो ये परफॉर्मेंस में कमी है। उसी तरीके का अगर बच्चा दिया है, दूध सफिशिएंट नहीं होगा, तो वो भी उसका परफॉर्मेंस में कमी है। और जो गाय है जिससे कि दूध मुख्यतः मिलता है, डेयरी का वो दूध देना चाहिए 15 लीटर 20 लीटर, वो देगा 3 लीटर 5 लीटर 7 लीटर, तो ये भी परफॉर्मेंस का कमी है। तो ये कितना खाना चाहिए, क्या क्वालिटी का खाना चाहिए, ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में उसको समझेंगे। आज अभी इतना अगर हम लोग समझ गए पोषण क्या है, और उसका पहले जो हम लोग चर्चा किए थे कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और रूमिनेंट एनिमल का एक्चुअली क्या डिफरेंस है देन अदर एनिमल्स, ये अभी तक हम लोग समझे। अच्छा, ये जो पोषण है, ये पोषण चारा से जानवर को मिलता कैसा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब में ये जानने का ज़रूरत है। आज का सेशन का जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल मकसद है, यही जानना कि ये पोषण, ये जो भी पोषण ऊपर में हम लोग बात किए, जो भी चारा, जो भी गुणवत्ता का हो, जो भी मात्रा का हो, खा रहा है, ये कैसे मिलता है? क्या खा लेने से खाली मिल जाएगा? मान लीजिए उसको अच्छा तरीके से आप लोग
छोटा छोटा कर दिए, विटामिन मिनरल्स नमक मिला दिए और दे दिए, तो उसको कैसे मिलता है? उसको मिलने में एक बीच में एक होते हैं माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे चीज एक ही वर्ड है, सूक्ष्म जीव। ये भी मेरे को लिखने में दिक्कत होगा, सूक्ष्म जीव, इसको माइक्रोब्स या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत अलग अलग समय में अलग अलग मैं भी बोल सकता हूँ, या कोई भी लिटरेचर में ये ऐसे लिखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कभी कभी माइक्रोफ्लोरा भी बोलते हैं। ये सेम चीज़ होता है, इतना इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। मोटा मोटी हम लोग इसको सूक्ष्म जीव को माइक्रोब्स बोलते हैं। ये भी 5-6 तरह का होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो होता है, जो टाइप होता है, ये टाइप क्या है? ये टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ और फंगाई, फंगस, ये मेन टाइप्स होते हैं। और भी कुछ हैं, बट इस ऑर्डर में मैं जैसे लिखा हूँ, ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये सबको मिला करके बोला जाता है माइक्रोब्स। ये तो ये जो सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स, अच्छा ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोग इसका पहले जितना बार भी बलराम सर से या कहीं पर भी हम लोग डिस्कशंस करते हैं बीमारी के बारे में, जहाँ पर कि पारंपरिक चिकित्सा के बारे में बात होता है, ये बीमारी होता है, वो बीमारी होता है, तो उसका कारक कौन है? उसका कारक वहीं पर भी बात होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगाई, वायरस भी होता है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये है लाभदायी, और जो बीमार प्रोड्यूस करता है, जो बीमार करता है एनिमल को, होता है हानिकारक। तो इसीलिए टर्म सेम यूज होगा, लेकिन ये होते हैं लाभदायी, लाभदायी। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे कि उधर तो बोला जाता है कि ये सारे के लिए इतना सारे बीमारी होता है, तो फिर ये इस तरीके का यहाँ पर काम करते हैं। तो ये लाभदायी कैटेगरी में आते हैं। और उधर जो रोग बनाते हैं, इसमें कि वायरस भी इंक्लूडेड है, वो हानिकारक सेगमेंट में आते हैं। तो हम लोग जब डिजीज का बात करते हैं और जब बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगाई और वायरस का बात करेंगे, तब उस टाइम हानिकारक सेगमेंट वाला को हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग लाभदायी कैटेगरी का कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये एक्चुअली ये टाइप हो गया। इसी के अंदर भी सब मिला करके 200 से ज़्यादा वैरायटी होता है, और संख्या तो इसको बोलना मुश्किल है। मतलब जो लिटरेचर में बोलता है कि कोटि कोटि संख्या में, अरबों खरबों में होता है। मतलब कितना कोटि, ये सब क्रोर्स में होता है, क्रोर्स, अरबों खरबों, ये क्रोर्स में संख्या होता है। तो ये बहुत संख्या में होते हैं, बहुत टाइप्स का होते हैं, ग्रेटर देन 200 टाइप्स का होते हैं। और इसी में भी बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ये डिफरेंट होते हैं सेगमेंट का।
माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो होते हैं ये एक्चुअली ये जो भी खाना हमारा पशु, अभी जैसे पशु का मतलब हम लोग गाय बैल भेड़ बकरी में लिमिट करते हैं, तो जो भी खाना उनको खिलाया जाता है, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसमें न्यूट्रिशंस होता है। तो यही एक्चुअली ये जो माइक्रोब्स हैं ये चीज़ें को पहले पचाते हैं, पहले खाते हैं, पहले तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है माइक्रोबायल डाइजेशन। ये वर्ड देखिए, माइक्रोबायल डाइजेशन। अच्छा, ये माइक्रोबायल डाइजेशन हमारे शरीर में एक दूसरा प्रक्रिया से होता है। हमारे शरीर में होता है एंजाइम्स और एसिड से होता है। हमारे डाइजेशंस में माइक्रोबायल डाइजेशंस नहीं होता है मनुष्य में। ये माइक्रोबायल डाइजेशंस केवल होता है ये रूमिनेंट्स एंड जो स्यूडो रूमिनेंट, जिसका कि कंपाउंड स्टोमक होता है। रूमिनेंट्स का 4 स्टोमक होता है और स्यूडो रूमिनेंट में 3 स्टोमक होता है। तो ये माइक्रोबायल डाइजेशन प्लस, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली माइक्रोबायल डाइजेशन होता है, प्लस जो आदमी में होता है, जो बोला अभी एंजाइम्स एंड एसिड डाइजेशन, एसिड प्लस एंजाइम्स डाइजेशन, ये दोनों होता है आपका रूमिनेंट्स। लेकिन मनुष्य में या जो भी मोनोगैस्ट्रिक है, सिंगल स्टोमक वाले हैं, जो भी नाम पहले मैं लिया, उसमें माइक्रोबायल डाइजेशन नहीं होता है। हालांकि वो घास खाता है, जैसे रैबिट, जैसे एलिफेंट घास खाता है, लेकिन उसमें माइक्रोबायल डाइजेशन नहीं है। और रूमिनेंट्स में और स्यूडो रूमिनेंट्स में ही केवल माइक्रोबायल डाइजेशन है। प्लस खाली ये नहीं है, प्लस एसिड एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन होता है, जो ट्रू स्टोमक में होता है। जैसे हमारे में जो स्टोमक होता है सिंगल चैम्बर वाला, वो एक्चुअली ट्रू स्टोमक बोला जाता है। ये ट्रू स्टोमक, जिसमें कि एसिड और एंजाइम्स के माध्यम से डाइजेशन होता है, विघटन डाइजेशन होता है। तो माइक्रोबायल डाइजेशन, ये जो प्राणी हम लोग जानवर इसके बारे में बात कर रहे हैं, उनमें माइक्रोबायल डाइजेशन होता है। इसीलिए ये इनका 3 चैम्बर 4 चैम्बर रहता है। मतलब उसको एक बहुत वो प्रक्रिया में गुजरता है, बोल सकते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ ये प्रक्रिया में गुजरने का क्या मतलब है। ये जो भी हमारा रूमिनेंट्स हैं, काऊ कैट एंड बकरी भेड़, इनका जो खाना एक्चुअली 3 दिन, आज जो खाना खाया है, आज सुबह जो खाना खाया है, और तीसरा दिन का सुबह, 3 दिन के बाद एक्चुअली वो उसका पैखाना में निकलता है।
इसका मतलब ये काफ़ी उसके अंदर में समय बिताना पड़ता है। एक चैम्बर से दूसरा चैम्बर, दूसरा चैम्बर से तीसरा चैम्बर, और हर एक चैम्बर में ये माइक्रोबायल डाइजेशन होता है। ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। पहले वो लोग खाते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर उसको एक चैम्बर से दूसरा चैम्बर को भेजते हैं, फिर दूसरा चैम्बर से तीसरा चैम्बर को भेजते हैं। तो कैसे होता है उसका भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। मुख्यतः ये आप अगर समझ रहे हैं अभी तक जितना भी बात हुआ, तो ये अगर ये नहीं रहेंगे, हमारे में नहीं है, हमारा मनुष्य में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके का चीज़ें खा के पचा नहीं पाएंगे। लेकिन गाय, बैल, बकरी, भेड़ इसीलिए पचा पाते हैं क्योंकि खुद नहीं पचाते हैं, उनमें ये जीव, सूक्ष्म जीव ही पचाता है। वो पचाता है और वो फिर अपना भी बढ़ोतरी करता है और गाय बैल को भी बांटता है। इसीलिए तो इसको हम लोग बोले क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर गाय बैल नहीं खाएगा, खाना ही नहीं खाएगा, तो ये लोगों को खाना नहीं मिलेगा। और अगर ये लोग नहीं होंगे, गाय बैल खाना खाएगा तो भी गाय बैल पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद वो तो पचाते नहीं, पचाने वाले हैं ये। तो इसीलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। और कोई भी कारण से अगर इसका संख्या घट गया, क्या क्या कारण से इनका संख्या घट सकता है? इनका संख्या घट सकता है अगर जो भी खान पान उनको मिल रहा है वो अच्छा गुणवत्ता का नहीं है, तो बहुत ही लो क्वालिटी का चारा अगर दिया जा रहा है, तो ऐसे एक एग्जाम्पल, खाली सूखा पुआल अगर दिया जा रहा है तो वो बहुत ही लो क्वालिटी का खाना है। जितना पेट भरना चाहिए उससे कम मात्रा में दे रहे हैं। तो ये दोनों कारण से इनका संख्या घट सकता है। और एक सबसे बड़ा कारण है अचानक खाना में बदलाव। ये थोड़ा आप लोग जानते ही हैं कि खाना में अचानक बदलाव, जैसे बोलते हैं ना कि दानेदार खाना ज़्यादा मिल गया, भूजी भात में बच गया था तो फेंका गया था कहीं पर पिछवाड़े में, बकरी बैल खा लिया, देख रहे हैं कि अगले दिन मर गया। अचानक खाने में बदलाव, कोई भी तरह से, कोई दूसरा राज्य से बकरी लेकर के आए आपके राज्य में, अपना जिला में, अपना गांव में, वहाँ का खाना अलग है, यहाँ का खाना अलग है, उससे बदलाव हुआ। या भी कोई अच्छा चीज़ ये तो बताया गया अच्छा है बोलकर के आज मिल गया तो बहुत दे दिए। तो इस तरीके का खाने का बदलाव, गुणवत्ता और मात्रा, ये तीनों में अगर कोई भी चेंजेस, सडन चेंजेस होता है तो माइक्रोब्स का संख्या घट जाएगा। तो इसी का संख्या घट जाएगा तो फिर बकरी का अंदर में जो बलराम सर से आप लोग पूछते हैं कि पेट फूल गया, हजम नहीं हो रहा है, अफारा हो गया, खाना नहीं खा रहा है, ये सारे समस्या इसके साथ, ये जो डिसबैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेट में होने के कारण ही मुख्यतः ये सब होता है। तो अभी इतना आप अगर समझे कि किस तरीके का ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा जो एनिमल खाता है, तब माइक्रो ऑर्गेनिजम जो पेट में हैं, पेट का मतलब मैं बताऊंगा कि 4 कंपार्टमेंट में है, क्या क्या कंपार्टमेंट में कौन सा कैसे
उनको मिलता है, वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसके बाद उसको तोड़ते हैं एंड उसके बाद फिर वो भी उससे कुछ एनर्जी और प्रोटीन लेते हैं और कुछ एनर्जी एनिमल को भी, पशु को भी मिलता है। तो इसी तरीके का माइक्रो और हमारा एनिमल में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और हम खाना जब दे रहे हैं, ये आप लोग समझिए कि ये जो पशु है, इसका माध्यम से आप खाना दे रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई को। ये क्लियर थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, अभी ये जो 4 चैम्बर है, ये 4 चैम्बर का किस किस तरीके का क्या क्या सब उसका स्टेप्स होता है और किस में क्या होता है, ये इसका बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये समझने का ज़रूरत है। थोड़ा सा और आगे हम लोग 10 मिनट में इसको समाप्त कर सकते हैं। पहला जो 4 कंपार्टमेंट है, पहले जो उसका खाद्य नली से भी जो भी खाना आया, ये पहले उसका रूमेन, इसको रूमेन बोल रहे हैं। और ये टोटल जो स्टोमक होगा, मान लीजिए जो हम लोग स्टोमक का टोटल जो है, इसको समझिए कि ये 80% यही है। दूसरा है रेटिकुलम, इसको मैं और नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में। रेटिकुलम ये 5% सबसे छोटा है। ये देखिए, इसको पहला बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर, इसको सेकंड चैम्बर, या तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं सेकंड बोल करके। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड चैम्बर हो गया। थर्ड चैम्बर हो गया ओमाजम, OMASEUM। एंड फोर्थ चैम्बर ये हो गया आपका एबोमाजम, ABOMASEUM। ये 5% हो गया, ये लगभग 8% और ये लगभग 7%। ये स्टोमक का मैं बोल रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम तो और भी है। ये मुंह हो गया इसका, ये माउथ हो गया। उसके बाद सोचिए कि इसका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ा इंटेस्टाइन, ये सब होकर के ये, और लास्ट में मान लीजिए उसका मल द्वार है, अनस। तो ये सब मिला करके इसमें और भी जो भी ग्लैंड्स वगैरह होता है, पैनक्रियास, ये सारे ग्लैंड्स सबको मिला करके ये होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अभी हम तो स्टोमक का बात कर रहे हैं। स्टोमक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये रूमेन हो गया, 80% सबसे बड़ा। रेटिकुलम सबसे छोटा, ओमाजम एंड एबोमाजम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टोमक। इसमें ये जो यहाँ तक आपका मेन करके ये बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। ये जो माइक्रोबियल डाइजेशन बोल रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओमाजम, यहाँ तक माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव सब यहाँ तक उनका एक्टिविटी चलता रहता है। वो लोग मदद करते हैं उसको तोड़ने में, फर्दर तोड़ने में, बहुत छोटा छोटा करने में। यहाँ तक माइक्रोबियल डाइजेशन यहाँ तक चलता है। यहाँ पर जब आते हैं, ये एक्चुअली ट्रू स्टोमक है। ये जैसे आदमी में हम लोग अभी बोल रहे थे, हमारे में जैसे आदमी में होता है ट्रू स्टोमक, ये उसी तरह का ये ट्रू स्टोमक है।
तो इसमें ये एसिड और एंजाइम्स में भरती है, ये एसिड प्लस एंजाइम्स में ये भरती है, ये ट्रू स्टोमा। तो एसिड मतलब जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ आकर के सब मर जाता है, लेकिन यहाँ पर सब अच्छा से जिंदा रहता है, बढ़ता है, खुद एनर्जी खाता है जो भी प्रोड्यूस हुआ, और प्रोटीन भी खाता है, यहाँ आकर के मर जाता है। अच्छा, ये हम और भी विस्तार से आपको बताएंगे मर जाने का मतलब क्या है, क्यों मरता है और इससे क्या फायदा होता है हमारा जानवर को। तो ये पहले अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि स्टोमक में जैसे खाना आया ये निगल जाता है, जैसे मैं बोल रहा था 3 स्टेप होता है ये ओवरऑल। पहले तो खाना निगलना, दूसरा है ये उसको डाइजेस्ट करना, तो ये सारे सिस्टम में डाइजेशन होता है, और तीसरा है ऑब्जर्व होना बॉडी में। तो ये पहले हड़बड़ी में निगल जाता है, और ये जो रूमेन है पहला पेट में आकर के, अच्छा जब भी हड़बड़ी में ये निगलता है इसमें इसका बहुत कम डाइजेशन होता है, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा में ही वो टूटता है, लेकिन इसमें ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता है, वो अपना पहले भर लेता है। ये पकड़ लीजिए रूमेन इसका एक थैली है, मतलब वो जंगल को गया है या जो भी चारा उसको मिला है वो थैली में भर रहा है, उसी तरीके का ये इसमें करता है। उसके बाद जब भी उसको फुर्सत मिला रेस्टिंग पीरियड में, ये फिर यहाँ से उसको क्या करता है कि ये रूमेन में जब खाना आता है इसमें वो गोला गोला बन जाता है, टेला टेला उसको बनाता है, उसका अंदर का सिस्टम है, तो गोला गोला बनाता है, जिसको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड CUD कॉर्ड। इसी को फिर ये जो रूमेन है ये बाहर इधर भेजता है, इसका मुंह को ये रिटर्न करता है। एक इधर पहले निगला था, निगल मैंने स्वालो किया था, खाया था, उसके बाद फिर इधर आता है, यहाँ पर जुगाली करता है, और उसके बाद ऐसे 1-2 बार 3 बार, जब तक वो बहुत छोटा छोटा नहीं हो जाता है तो उसको यहाँ पर रूमेन को भेजता है और निकलता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर चलता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर साइज 1 mm से जब छोटा हो जाता है तब फिर वो निकल करके आता है रेटिकुलम में। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें ये माइक्रोब्स सबसे ज़्यादा संख्या में यहीं पर होते हैं, जो ये मुंह में उसको तोड़ दिया। अच्छा, जब यहाँ पर तोड़ा, ये जो जुगाली के माध्यम से यहाँ पर इसको लार होता है, लार, ये जो सालाइवा बोलते हैं, ये एक एंजाइम है जो कि मुंह में उसका मिलता है। ये एक डाटा मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि कई लोग नहीं जानते होंगे और बहुत सरप्राइज भी लगेगा। एक गाय एक दिन में कितना लार निकालता है, कोई अंदाज में थोड़ा सोच के रखिए, तो मैं तो बताऊंगा ही कितना लीटर एक गाय एक दिन में कितना लीटर लार निकालता है, 10 लीटर लार। कुछ अंदाज? 5-10 नहीं, इससे कई गुना, ये 100 से 150 लीटर, 100 से 150 लीटर एक दिन में निकलता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ग्राइंडिंग में सालाइवा के साथ मिल करके फिर बैक टू रूमेन होता है, फिर आगे पीछे होता है, और रूमेन का जो माइक्रोब्स हैं उसको फिर तोड़ते हैं। जब छोटा छोटा हो जाता है तो वहाँ पर माइक्रोब्स और भी उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये जो फूड पार्टिकल्स का, तो उसमें माइक्रोब्स इफेक्टिवली उसके ऊपर
उसको तोड़ने में उनको मदद मिलता है। और जब 1 mm से ज़्यादा नीचे छोटे होते हैं और एक सफिशेंट मात्रा में जब टूटता है, उसके बाद वो आता है रेटिकुलम को। रेटिकुलम में भी सिमिलर प्रक्रिया चालू रहता है। इसका एक अलग फंक्शन है जो एडिशनल फंक्शंस है, जो लिटरेचर में बोलते हैं। शायद वेटरनरी डॉक्टर जो लोग पढ़े हैं वो लोग अच्छा तरीके से समझते हैं। तो इसमें ये है कि ये भी कोई भी चीज़ जो कि फॉरेन पार्टिकल्स है उसका शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कहीं पर कंकड़ हो गया, कहीं पर मिट्टी हो गया, कहीं पर कोई हो सकता है कि कुछ इस तरीके का लोहा का कुछ हो गया, इस तरीके का चीज़ें को ये छानने का काम करता है। छानता है, छान करके ये इस तरीके से एक निकालता है। ये उसका एक फंक्शन है। जैसे गौर किए होंगे कि जो भी एक हमारा वॉशिंग मशीन होता है, वहाँ देखेंगे कि किनारे में एक पाउच जैसे रहता है। तो आप अगर थोड़ा डाल दीजिएगा कुछ मिट्टी और कुछ इस तरीके का, तो वहाँ पर वो आकर के सेटल होता है। तो उसी तरह का इसका भी एक काम है रेटिकुलम का। तो रुमेन में जब वो टूटता है, वो खाना जब टूटता है बाय हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो वहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट्स या शक्ति वाला जो भी खाना टूटता है उससे फैटी एसिड निकलता है। फैटी एसिड, अच्छा ठीक है। आप रुमेन उसी तरीके का वो इधर आया रेटिकुलम में, और ये मोटा मोटी माइक्रोबायल डाइजेशन मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, यही लोग इसको खा रहा है और डाइजेस्ट कर रहा है, इसमें ज़्यादा होता है। ओमाजम में भी कुछ हद तक होता है, लेकिन ओमाजम का उसका जो चैम्बर है, यहाँ पर आने से जो पानी अंश है और जो गैस है, गैस भी फॉर्म होता है। तो पानी अंश और जो गैस है वो सब यहाँ पर निकल जाता है ओमाजम में, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी और गैस यहाँ फिल्टर होता है और यहाँ पहुँचता है। वो बैक्टीरिया से भरा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया का संख्या बढ़ के आता है। एक चीज़ यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि एक ये जब टूटता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, टूटने का मतलब है कि ये माइक्रोब्स उसको जो तोड़ता है उसका एक एंजाइम से टूटता है। वो एंजाइम्स इससे निकलता है, माइक्रोब्स से, ना कि एनिमल्स से। एनिमल्स का एंजाइम तो खाली यहीं पर है। ये जो एनिमल्स का खुद का एंजाइम्स ये यहाँ पर, ये ट्रू स्टमक में है। यहीं पर एनिमल का खुद का एंजाइम नहीं है, रुमेन, रेटिकुलम एंड ओमाजम में। यहाँ पर जो एंजाइम, वो जो खाना है उसको जो तोड़ता है, खाना को साधारणतः यहाँ पर बायोलॉजी का टर्म में सेल्यूलोज बोलते हैं। जो सेल वॉल होता है, सेल के अंदर में जो कंटेंट होता है, जो भी रफेज चारा जो भी खाता है, उसको जो तोड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपना एंजाइम्स होता है। वो एंजाइम्स के चलते वो उसको तोड़ पाता है। तो समझिए कि वहाँ पर जब भी वो तोड़ता है, उसमें से फैटी एसिड, 3 तरह का फैटी एसिड, एक्चुअली यही फैटी एसिड है एनर्जी, इससे एनर्जी मिलता है और इससे एक्चुअली एनर्जी मिलता है। ये निकलता है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी टूट करके, मतलब खाने में जो प्रोटीन है, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है, उससे फैटी एसिड बना दिया। कौन बना दिया? माइक्रोब्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट यूज नहीं आएगा जानवर का, फैटी एसिड्स
में कन्वर्ट करता है माइक्रोब, तो दैट बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका शक्ति का यही जरिया है फैटी एसिड, जो कि माइक्रोब्स बनाया है। और प्रोटीन को फिर तोड़ता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ करके फैटी एसिड बनता है, जिससे कि एनर्जी मिलता है। और प्रोटीन्स को तोड़ करके इससे बनता है फिर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। तो कहने का है कि ये जो एनर्जी फैटी एसिड्स है, ये एनर्जी दोनों यूज करते हैं। माइक्रोब्स भी खुद यूज करता है, वो अपना जो तोड़ना है, खाना को जो तोड़ना है, उस काम के लिए माइक्रोब्स यूज करता है एनर्जी अपना। और यहाँ पर जानवर को भी ये एनर्जी मिलता है अपना शरीर के में, चलना फिरना, पहाड़ चढ़ना, या कोई भी जन्म देना, अपना शरीर का जो टेम्परेचर है मेंटेन करना, ये सारे दैनिक क्रियाकलाप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी यहीं से मिलता है, ये फैटी एसिड। तो ये समझिए, अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे, फैटी एसिड्स नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। या पुअर क्वालिटी का खाना होगा, कम अमाउंट का खाना होगा, फैटी एसिड्स कम निकलेगा, कम एनर्जी होगा। और बिल्कुल ये आप लोग ध्यान दीजिए, हमारे बकरी में बहुत बीच बीच में समस्या आप लोगों को, आप बलराम सर से पूछते हैं, वो होता है ये एनर्जी का कमी के कारण। कमी तो बहुत हो सकता है, कैल्शियम का कमी भी होता है, बट सबसे ज़्यादा जो कि बकरी में एनर्जी का कमी, हमारा एरिया में हम लोग लो क्वालिटी ऑफ खाना, कम क्वांटिटी ऑफ खाना ये देने के चलते एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। एनर्जी सफिशिएंट नहीं होने से इसका जो दिक्कत होता है, दो तो प्रमुख दिक्कत होता है। एक जो अगर गाभिन है बकरी, उसका जो लेटर पार्ट में आखिरी ट्राइमेस्टर जो 50 दिन में, 1.5 महीना आखिरी में जो ग्रोथ होता है बच्चा का, उसके टाइम में उसको बहुत एनर्जी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए बट एनर्जी तो बहुत चाहिए, उसमें कमी होता है। तो उसी के चलते प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, बच्चा अंदर में मर के पच जाना, पॉइजनस हो जाना बीमारी। और एक बीमारी केटोसिस, मतलब बच्चा पैदा अगर हो भी गया तो 2-3 दिन के अंदर में वो जो लंगड़ा जाता है बकरी। अक्सर आप लोग वीडियो भेजते हैं कि पीछे का पैर बकरी का लंगड़ा रहा है, इधर 2 ठो बच्चा है, इधर पीछे का पैर लंगड़ा रहा है, बैठ गया है, उठ नहीं पा रहा है। तो ये मुख्य कारण है एनर्जी का कमी। उसका शरीर जितना एनर्जी चाहिए उस समय में, उस दौर में एनर्जी उतना नहीं मिलता है। और इसका भी कारण यही है कि लो क्वांटिटी, लो अमाउंट, लो क्वालिटी ऑफ फीड एंड माइक्रोब सही मात्रा में पेट में नहीं होना, जिसके चलते एनर्जी कम होगा। तो ये दो मुख्य, इसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बोलते हैं। मतलब जितना बॉडी को चाहिए एनर्जी, उससे कम एनर्जी है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में बकरी अपना जो भी फैट है, चर्बी, शरीर में जो भी चर्बी है या जो भी मसल है, उसी से एनर्जी लेने के लिए बाध्य हो जाता है। वो जैसे जैसे होता है उसका वेट घटेगा, दूध घटेगा, और उस तरह का बाकी सब बीमारी में वो फंसेगा, जो मैं बोला प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है, केटोसिस। तो अभी जो समझे कि हम लोग ये जो माइक्रोब्स और बात कर रहे थे, किस तरीके का रीमेन में वो डाइजेशन करता है, इसको आगे पीछे माउथ से रीमेन टू माउथ करता है, उसके बाद फिर माउथ से उसके बाद रीमेन टू रेटिकुलम में आता है। यहाँ तक ये प्रक्रिया में माइक्रोबियल डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, माइक्रोब्स का संख्या बढ़ता है,
ये माइक्रोब्स इसको तोड़ने के बाद फैटी एसिड्स, 3 तरह का फैटी एसिड्स होते हैं, बट उतना अभी जाने का जरूरत नहीं है। इसी फैटी एसिड्स को यूज करके खुद माइक्रोब्स अपना एनर्जी गेन करता है और पशु को एनर्जी मिलता है। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड्स भी बनाता है। एंड ये यहाँ पर आता है ओमाजम में आने के बाद ये फिर लगभग जितना भी पानी, वाटर और जितना भी उसका गैस वगैरह है, गैस बनता है, बहुत सारे गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये सब चीज़ भी बोला जाता है कि ये सब ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस, जो ग्लोबल वार्मिंग आप सुनते हैं जो कि ग्रीन गैस के चलते होता है, वो सब भी ये हमारा पशु के लिए होता है बोल करके भी धारणाएँ हैं, और साइंस में भी वो सही पाया गया है, बट वो अलग सब्जेक्ट है टू डिस्कस। बट दैट इज क्रिटिक, मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं लाइफ स्टॉक रियरिंग, कुछ लोग उसको जो क्रिटिसाइज करता है, वो लोग बोलता है कि इसके चलते भी हमारा धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ये सारे गैस वगैरह भी यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। और यहाँ पर वही जो भी बच गया थोड़ा सा कंसंट्रेट फॉर्म में, थोड़ा सा मोटा फॉर्म में, पकड़ लीजिए कि टूथपेस्ट का जिस तरीके का एक होता है उसका, वो उसी फॉर्म में वो फुल ऑफ बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिशन, वो आता है यहाँ पर एबोमेजम में आता है। और ये हाईली एसिडिक होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट, यहाँ जैसे बोला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स होते हैं। तो ये एसिडिक होता है, ये समझ लीजिए कि ये 2 to 3 उसका pH वैल्यू होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बोलना भूल गया मैं, ये जो हमारा र्यूमेन का pH होना चाहिए आइडियल 6 to 7। ये pH क्या है ये जानते होंगे जो लोग भी 10th क्लास तक पढ़े हैं, साइंस में pH एक होता है, उसका एक क्षारीय मतलब अल्कालाइन, जो सोडा हम लोग खाते हैं, खाने का सोडा, वो क्षारीय होता है, वो अल्कालाइन होता है, उसका pH 7 से ज़्यादा होता है। एसिड होता है 6 से नीचे। तो ये ऐसा होना चाहिए, ना एसिड होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए। ये र्यूमेन 6 से 7 pH होने से इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग जिंदा रह पाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये pH, ये एसिड है, फुल ऑफ एसिड है, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग क्या हुआ कि जब हम लोग खाना उनको खिलाए हैं, जैसे खल हुआ, खल में प्रोटीन होता है, तो या कोई भी प्रोटीन युक्त खाद्य वो खाया है, उस प्रोटीन को, मतलब फूड में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को तोड़ करके वो अमीनो एसिड्स बनाता है, और ये अमीनो एसिड से फिर वो माइक्रोबियल प्रोटीन बनाता है। मतलब पहला प्रोटीन था प्लांट प्रोटीन, समझ रहे हैं, खल का उदाहरण दिया, सोयाबीन का उदाहरण हो सकता है, कोई भी लेगुमिनस फूड, दाल जाती है जो खाना हम लोग देने के लिए बोलते हैं, तो वो प्रोटीन को डायरेक्ट, वो प्रोटीन भी जानवर का काम में नहीं आता है, वो प्रोटीन को तोड़ता है हमारा माइक्रोब्स, और उससे अमीनो एसिड्स बनाता है। वो अमीनो एसिड से फिर वो अपने आप का शरीर में प्रोटीन बनाता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन। मतलब माइक्रोब, जैसे हमारा शरीर में प्रोटीन है, उसी तरीके का वो भी एक जीव है, तो उसका शरीर का जो प्रोटीन है वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। तो वो लो क्वालिटी जो भी प्लांट का प्रोटीन खाया है, जिसको क्रूड प्रोटीन बोला जाता है जानवर, उसी को तोड़ करके अमीनो एसिड्स बनाता है, और अमीनो एसिड्स को फिर उससे फिर अपना शरीर का प्रोटीन बनाता है। इसको बोलते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट से फैटी एसिड बना है जो कि एनर्जी का सोर्स है, और जो क्रूड प्रोटीन है
उससे माइक्रोबियल प्रोटीन बना। मतलब वो जो जितना बैक्टीरिया और ये माइक्रोब्स इधर आकर के अभी एबोमाइजम में घुसेगा, ये सारे फुल ऑफ प्रोटीन है। तो वो जैसे बोल रहा था, जो सॉलिड न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और विटामिन्स के साथ माइक्रोबियल प्रोटीन लेकर के बैक्टीरिया यहाँ पर एंटर करता है ये एबोमेजम में, और यहाँ पर वो उसका किल हो जाता है, एसिड में वो मर जाता है, एसिड में बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। तो वो जो मर जाते हैं उसका जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन फिर एनिमल को मिलता है, जानवर को मिलता है। तो ये क्लियर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स फैटी एसिड से बनता है, फैटी एसिड से एनर्जी जानवर को भी मिलता है और इधर माइक्रोब्स को भी मिलता है, बैक्टीरिया को भी मिलता है। और खाना में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को ये तोड़ देता है हमारा माइक्रोब्स, और वो बनाता है अमीनो एसिड्स, और उसको एक अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन में कन्वर्ट करता है अपने आप, अपना शरीर में। तो माइक्रोब्स का शरीर इज फुल ऑफ प्रोटीन, उसको बोला जाता है माइक्रोबियल प्रोटीन। तो वो माइक्रोबियल प्रोटीन इधर आ करके एब्जॉर्ब होता है, शरीर में उसको मिलता है, और यहाँ पर ये फर्दर यहाँ पर ऑब्जॉर्प्शंस थोड़ा भी शुरू हो जाता है। जो भी यहाँ पर ऑब्जॉर्प्शंस हुआ, जो भी बाकी बच गया, वो आता है आंतड़िक, छोटा आंतड़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन का जो काम है सब लोग जानते हैं, यहाँ पर भी एसिड होता है और यहाँ पर फर्दर ऑब्जर्व होता है, खाना सब ऑब्जर्व होता है, और अल्टीमेटली पोषण जो है शरीर में, रक्त में, खून में मिलता है। और लास्ट में, आखिरी में, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद जो नॉट डाइजेस्टेबल, इनडाइजेस्टेबल मैटर रह गया है फूड का, और इस तरीके का कहीं बचा कुचा कुछ भी जो चीज़ डाइजेशंस में नहीं हो पाया, वो उसका पायखाना में निकल करके एक्सेल टाइम होता है। ये प्रोसेस मैं जैसे बता रहा था, ये प्रोसेस 3 दिन लगता है इन केस ऑफ जानवर, रुमिनेंट्स पर्टिकुलरली। जबकि आश्चर्य होंगे, मुर्गी का केस में ये 2-4 घंटा में ख़त्म हो जाता है उसका डाइजेशंस। तो नहीं, हम अभी मुर्गी का बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है, तो इससे क्या सीख हम लोगों को आज लेना है? ये सीख लेना है कि सबसे जो लास्ट पॉइंट अभी हम लोग और 2-4 मिनट बात करेंगे, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब ये जो र्यूमेन के अंदर में, रेटिकुलम के अंदर में, या तो समझ जाइए स्टोमक के अंदर में जितना भी माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स को अच्छा बढ़ोतरी के लिए जो भी खाना जानवर को देना है अच्छा गुण का होना चाहिए, उच्च मात्रा में होना चाहिए, और तुरंत खाने में बदलाव ना होना चाहिए किसी भी समय में, जिसके चलते इसका र्यूमेन जो कि पहला कंपार्टमेंट है इसका, स्टोमक का, रूमिनेंट का, जुगाली करने जानवर का पहला कंपार्टमेंट है ये, इसमें उसका पीएच 6 से 7 मेंटेन होकर के रहे। 6 से कम हो जाता है, किस टाइम में हो जाता है कम? अगर उसको दाना ज़्यादा खिला दिया गया, जैसे मैं बता रहा था, चावल, गेहूँ, कहीं पर भूजी से बच गया है, कहीं शादी ब्याह में बच गया है, या किसी भी तरीके से कोई जानवर ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेट खिला दिया, आधा किलो 1 किलो खिला दिया, जानवर छोटा है, तो वो सब एसिड इधर आपका एनवायरनमेंट को एसिड कर देगा, एसिड पीएच 3-4 हो जाएगा, जिसके चलते अफारा हो जाता है। इसको हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं, ब्लोट बोलते हैं, अफारा बोलते हैं, एसिडोसिस। इस तरह का कोई दूसरा कारण के लिए अगर इधर भी हो जाता है तो अल्कोलिसिस होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये पीएच ये मेंटेन होकर के रहना चाहिए। ये इसका मतलब ये समझ जाइए कि इसका
एक वातावरण ठीक होना चाहिए। तो ये अगर ठीक है, माइक्रोव अच्छा से काम करेंगे, माइक्रोव अच्छा से काम। अच्छा, इसमें और एक चीज़ खाली बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। हम लोग जो बोकासी फीड का बात कर रहे हैं, और सब लोग सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो अलग से उसको फिर बताएंगे। बोकासी खाना क्या है? एक्चुअली बोकासी में होता है एंजाइम्स, इसको इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म है ईएम। तो बोकासी खाना में ये माइक्रोब्स होते हैं। वो माइक्रोब्स को एक एनवायरनमेंट में रखा जाता है, और उसको फिर बकरी जो खाना खाएगा, जो कॉन्सनट्रेट खाएगा, जो दाना खाएगा, उसी में उसको मिला करके उसको उसका संख्या को बढ़ाया जाता है। 7 दिन उसको जो हम लोग बांध करके रखते हैं, जो भी बताया गया है हम लोगों का, बालीगुड़ा टीम का पुरुषोत्तम भाई जो बताए हैं, उसको जो बंद करके रखना है, उसी से वो एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन का वो उसमें वो बढ़ता है। और हम ज़्यादा संख्या में जब बोकासी खाना देते हैं तो इसमें उसका ज़्यादा संख्या में हम एक्चुअली उसको खाना के साथ, खाना का न्यूट्रिशंस के साथ, खाना को पचाने वाला या खाने को पकाने वाला कुक जो माइक्रोब्स हैं, खाने को पकाने वाला कुक जो माइक्रोब्स हैं, इनको भी हम साथ में दे रहे हैं बोकासी खाना में। तो इसीलिए बोकासी खाना ज़्यादा एक्चुअली डाइजेस्टेबल है, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें बढ़ते हैं शरीर में उसका, और वो मोर एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट सब निकालते हैं। बाकी सब इस तरीके का होता है। तो अभी हमारा जो भी बकरी का खाना का है, वो तो कितना मात्रा में देना सही है, ड्राई मटर किसमें कितना होना चाहिए, वो अलग हम बता सकते हैं, अलग सेशन कर सकते हैं। बट अभी इतना समझ के रखना है कि माइक्रोब्स और बकरी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कोई भी कारण से अगर माइक्रोब्स का संख्या घट रहा है तो ये बकरी का स्वस्थ घटेगा, और आगे चल कर के ये उसका जो ग्रोथ है उसमें हैम्पर करेगा। तो मेरे हिसाब में ये आप लोगों को 1 घंटा से ज़्यादा समय तो हो गया, बट अगर आप लोगों को अगर सही लगा तो इसको बताइएगा कोई भी कमेंट्स करके, और हम आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके का छोटा छोटा और सेशन लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।